हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही थी, तो उस एनसीईआरटी का आपका 8वां लेसन चल रहा था और 8वें लेसन का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए थे। तो आज आपका यानी कि 8वें लेसन का आपका चौथा लेक्चर चलने वाला है। तो आज हम चौथे लेक्चर में ये पढ़ेंगे पानीपत के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो 8वां लेसन चल रहा है वो चल क्या रहा है। वो चल रहा है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। तो मैंने ये तो पढ़ा दिया था। उसके बाद बाबर पर भी हम लोगों ने बातें कर लिया था, बाबर के बारे में भी हम लोग जान लिए थे। उसके बाद आज जो टॉपिक है वो ये होगा कि पानीपत का युद्ध, और पानीपत का युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, और ये तीनों युद्ध किसके किसके मध्य हुए थे। और इसके अंतर्गत साथ ही हम पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ साथ हम लोग खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे ये कहा कि हम कल ये देखे थे कि जो इब्राहिम लोदी के विरोधी थे, ठीक है, क्या जो इब्राहिम लोदी के क्या थे, विरोधी थे, हम लोग वो देखेंगे। कल हमने आपको बताया था कि पानीपत के युद्ध का जो बीज पड़ा वो कहाँ से पड़ता है। तो समझिए, इब्राहिम लोदी के जो विरोधी थे, कौन, मतलब इनके जो विरोधी थे इब्राहिम लोदी के, ये चाहते थे कि मैं अपने साम्राज्य को बढ़ावा दूं, और वहीं दूसरी तरफ बाबर भी यही चाहता था कि मैं अपने साम्राज्य को बढ़ावा दूं। ठीक है, अब दोनों लोग की यानी कि जो इब्राहिम लोदी के विरोधी थे उनकी और बाबर की जो सोच थी वो मिलती जुलती थी। तो यहाँ पे सीधी बात है, जो इब्राहिम लोदी के विरोधी थे वो बाबर की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे एक दुश्मन से ही हाथ मिलाता है। तो यहाँ पे क्योंकि आप जानते हो कि जो पानीपत का युद्ध हुआ वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, अभी हमको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इस कंडीशन में आप जान गए कि पानीपत का जो युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है। तो यहाँ पे बाबर क्या था, बाबर तो इब्राहिम लोदी का क्या था, विरोधी था। और बाबर तो विरोधी था ही, और ऊपर से इब्राहिम लोदी के जितने सारे विरोधी थे वो जाकर किससे मिल गए, वो जाके मिल गए बाबर से। जब वो बाबर से, क्योंकि वो इनके जो विरोधी थे वो जानते थे कि बिना बाबर के मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इनके जो विरोधी थे इब्राहिम लोदी के, वो जाके बाबर से हाथ मिला लिए और इनसे मिलकर योजनाएं करने लगे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर इसके बाद में आते हैं पंजाब के गवर्नर। ठीक है, पंजाब के गवर्नर आ जाते हैं, उनका नाम था दौलत खां। तो जो पंजाब के गवर्नर जनरल थे दौलत खां, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, इन्होंने बाबर को क्या किया, मतलब चैलेंज दिया, बाबर को आमंत्रित किया कि आप दिल्ली पे आक्रमण कीजिए। किसने, जो पंजाब के गवर्नर जनरल थे दौलत खां, इन्होंने। फिर यहीं से क्या होता है, यहीं से आपके पानीपत का युद्ध का जो बीज होता है वो दिया जाता है। ठीक है, यानी अगर आपसे कहा जाए कि पानीपत के युद्ध का जो बीज बोया जाता है, जो उसकी नींव तैयार की जाती है, वो यहीं से होती है। पंजाब के जो गवर्नर जनरल होते हैं दौलत खां, ये बाबर को चैलेंज देते हैं, आमंत्रित करते हैं दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बाबर भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी बोला ठीक है, मुझे तो और अच्छी अवसर मिल रहे हैं भारत में आक्रमण करने का, वहाँ पे अपना कब्जा करने का। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाबर ने इनके इस नियंत्रण को मतलब क्या किया, स्वीकार किया इनके चैलेंज को दौलत खां के। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर वही पानीपत का युद्ध, जिसका डेट क्या था, 1526 में होता है। फिर क्या होता है, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने होती हैं। ठीक है, समझिए, पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ।
यानी उनकी सेनाएं बाबर की और इब्राहिम लोदी के आमने सामने हुई पानीपत के मैदान में, जहाँ पे क्या हुआ, भीषण संग्राम हुआ। यानी कि बाबर, एक बात ये समझिए, मैंने आपको बताया था कि बाबर के पास अच्छी सेनाएं थीं, उनके पास तोपें थीं, उनकी सेनाएं प्रशिक्षित थी क्यों, और उन्हें पहले से भी बहुत सारे युद्ध का अनुभव था। किसको? बाबर को। तो इस तरीके से बाबर ने अपनी सेनाएं को इतना कुशल बना दिया था कि ये महसूस नहीं किया गया कि बाबर की सेनाएं सीमित हैं। और फिर अगर शेर एक ही शानदार हो तो हजारों शेर की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही शेर काफ़ी होता है, बस उसके अंदर पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम वही बात हुई कि बाबर की सेनाएं भले सीमित थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेनाएं अधिक थी, लेकिन फिर क्यों नहीं जीत पाई? फिर क्यों बाबर की सेनाएं इब्राहिम लोदी की सेनाओं पर हावी हो गए? यही वजह था कि बाबर ने अपनी सेनाओं को इतना कुशल प्रशिक्षण प्रदान किया था, क्योंकि बाबर, इन सब का अनुभव बाबर को पहले से ही था। इनके पास अच्छी तोपें थी, अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, सेना प्रशिक्षित थी, घुड़सवारी थी, इनकी सेनाएं मतलब पूर्ण रूप से परिपूर्ण थी। तो इस कंडीशन में यही होना था कि बाबर की सेनाएं जो थी वो इब्राहिम लोदी की सेना पर हावी हो गई। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये महसूस नहीं हुआ कि हाँ बाबर की सेनाएं सीमित थी। लेकिन फिर भी तब क्या होता है, जब 1526 ईस्वी में जब दौलत खां, पंजाब के गवर्नर दौलत खां मतलब ये इनको आमंत्रित करते हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए बाबर को, तो बाबर भी क्या होता है, तैयार हो जाता है। और फिर 1526 ईस्वी में बाबर की सेनाएं और इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने होती हैं। फिर क्या होता है, बाबर और फिर यहाँ पे एक बात समझिए, अब यहाँ पे पानीपत का बात कर लेते हैं। पानीपत का युद्ध किसके मध्य होता है? तो यहाँ पे जो पानीपत का युद्ध होता है 1526 का डेट आप जान गए। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, हम तीनों युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो पानीपत का युद्ध होता है 1526 उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए, और यहाँ ये भी नहीं है कि जो पानीपत का तीनों युद्ध हुआ वो एक ही लोगों के मध्य हुआ है, ऐसा नहीं है। पानीपत का जो 3 युद्ध हुआ वो अलग अलग सेनाओं के मध्य में हुआ। तो इस वजह से सबसे पहले हम 1526 के पानीपत के युद्ध को जान लेते हैं, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है पानीपत का युद्ध उसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, प्रथम युद्ध होता है किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में होता है। अब यहाँ बात ये निकल के आती है कि आपने तो देख लिया कि पानीपत का जो युद्ध होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, परंतु यहाँ पे इस पानीपत के युद्ध में जीता कौन और हारा, जीत किसको मिली, यानी कि सफलता किसको मिली और इसमें असफल कौन हुआ? तो यहाँ पे बाबर की क्या हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर क्या हुआ? बाबर सफल रहा। सीधी बात है, जब इनकी सेनाएं इतनी अच्छी थी, वो पूर्ण रूप से कुशल थी, तो यहाँ पे बाबर का विजय तो होना ही था। और ठीक यहाँ पे वही हुआ, इब्राहिम लोदी की सेनाएं हार गई और इब्राहिम लोदी मैदान छोड़कर भाग गया। फिर क्या होता है, अभी तो समझ गए आप कि पानीपत का युद्ध का जो बीज बोया जाता है कब से। फिर उसके बाद में पानीपत का बीज तो बो दिया गया, पंजाब के गवर्नर जनरल दौलत खान ने बो दिया था। फिर उसके बाद में वो फला फूला कब? 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ, जब बाबर की सेनाएं और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने हुई पानीपत के मैदान में। फिर ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, यानी बाबर इस युद्ध में सफल रहा। क्यों रहा? अब यहाँ पे क्यों का कारण समझो कि जैसे कि मैंने बताया था कि क्या कारण था कि सिकंदर जीत गया था, ऐसे बहुत से शासक थे ना, क्या कारण था कि भारत में वो जीता। तो यहाँ पे इनके जो सफल होने का कारण रहा बाबर के,
तो इनका जो श्रेय था, इनका जो ये सफल होने का श्रेय जाता है इनकी सेना को जाता है, लेकिन इनकी सेना के सफल होने का श्रेय बाबर को ही जाता है। समझे आप? मतलब ये कि मैंने तो कहा कि बाबर सफल हुआ पानीपत के युद्ध में, क्यों हुआ? तो इसके सफल होने का श्रेय सेना को जाता है, लेकिन सेना को सफल होने का श्रेय बाबर को जाता है। मतलब यदि बाबर ने अपनी सेना को मजबूती प्रदान नहीं की होती तो क्या सेना बाबर को जिता पाती? नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले बाबर ने अपनी सेना को मजबूत किया, अब फिर उनकी सेना ने उनको सपोर्ट किया बाबर को। ठीक है, तो ये तो रहा पानीपत का युद्ध। फिर उसके बाद में क्या होता है? इब्राहिम लोदी भाग जाता है मैदान छोड़कर, क्योंकि इन्हें पराजय मिल जाती है। ठीक है, हार जाते हैं। फिर यहाँ पे बात अब आ जाती है बाबर और राजपूतों की। समझिए, बाबर और जो राजपूत थे उनको समझिए। बाबर और राजपूत की बात यहाँ क्यों की जा रही है वो समझ लेते हैं। देखिए, चित्तौड़ के महाराणा, उनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह, जो कि वो क्या थे? वो बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। कौन? महाराणा संग्राम। ये बाबर के सबसे बड़े क्या थे पता है? विरोधी थे। महाराणा संग्राम जो थे ये बाबर के सबसे बड़े क्या थे? विरोधी थे, यानी कि इनके सबसे बड़े शत्रु थे। ये राणा संग्राम जो थे ये इस नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है, कौन? महाराणा संग्राम। फिर क्या हुआ? बाबर ने स्वयं राणा संग्राम के बारे में लिखा था कि राणा संग्राम ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। इस बात को, जो महाराणा संग्राम थे ये भारत में उच्च स्थान प्राप्त किए थे, और इस बात को बाबर स्वयं कहता है। समझो, जबकि ये बाबर के क्या थे? बहुत बड़े शत्रु थे। महाराणा संग्राम बहुत बड़े शत्रु थे, फिर भी बाबर इनकी प्रशंसा करता है, और प्रशंसा इसलिए करता है क्योंकि ये सत्य बात है, क्योंकि इन्हें भारत में उच्च स्थान प्राप्त था। किसको? महाराणा संग्राम को। ये क्या थे? राजपूत थे। फिर क्या होता है? फिर हम आपको बताते हैं कि जब 1526 में पानीपत का युद्ध हो जाता है, फिर उसके बाद में 1501 डेट आता है 1527। 1527। अब आप ये सोचते होंगे कि 1527 का डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो 1527 यहाँ पे मैंने जो कहा कि जो राणा सांगा थे, तो आपने नाम सुना होगा राणा सांगा का। सुना है कि नहीं? सुना होगा आप लोगों ने इतिहास में राणा सांगा। तो और बाबर, अब समझिए, जब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे पानीपत का युद्ध 1526 में हो गया, फिर उसके बाद में एक डेट आता है 1527, और 1527 में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, और 1527 में जो खानवा का युद्ध होता है वो किसके मध्य होता है? वो होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य। क्या? राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर की ही विजय हुई। यानी कि यहाँ पे पानीपत के युद्ध में भी बाबर जीता, और यहाँ पे 1527 में खानवा का जो युद्ध होता है इसमें भी क्या हुआ? बाबर ही जीता, बाबर ही सफल रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि आखिर में 1527 का जो युद्ध होता है, जो यहाँ 1526 का युद्ध होता है, इन दोनों युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं? तो इन दोनों के युद्ध के परिणाम ये निकलते हैं कि इससे क्या हुआ? राजपूतों की जो शक्तियाँ थी वो और प्रतिष्ठित हो गई। ठीक है, मतलब जो राजपूतों की शक्ति और जो राजपूतों की शक्तियाँ थी उन शक्तियों पर प्रभाव पड़ा, यानी कि उनकी जो शक्तियाँ थी इस युद्ध से उनकी शक्तियाँ क्या हो गई? समाप्त हो गई। किसकी? राजपूतों की। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो 1526 का युद्ध होता है और 1527 का युद्ध होता है, इन दोनों युद्धों का जो परिणाम निकलता है आप उसे समझिए।
जो परिणाम निकलता है, परिणाम ये हुआ कि इससे जो राजपूत थे उनकी जो शक्तियाँ थी क्या हुआ, उनकी जो शक्तियाँ थी वो समाप्त हो गई। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप? ये दोनों युद्ध, जो 1526 का युद्ध होता है, 1527 का, पानीपत का, खानवा का। फिर इतना ही नहीं हुआ, इस युद्ध से मुगल वंश की नींव और भी मजबूत हो गई। कौन सी युद्ध की? पानीपत के और खानवा का। इन युद्ध से यानी कि मुगल वंश की जो नींव थी वो और भी मजबूत हो गई, क्योंकि जो बाबर था वो मुगल से ही तो बिलोंग करता था, मुगल वंश से। हाँ, फिर क्या होता है, फिर राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार जो करने का उनका सपना होता है वो भी अधूरा रह जाता है। इससे पहले राजपूत दिल्ली पर अपना अधिकार करते, उससे पहले बाबर ने ही कर लिया। हाँ, तो इसके परिणाम ये होते हैं कि राजपूत की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, वो दिल्ली पर अपना कब्जा नहीं कर पाते हैं, और इस युद्ध से मुगल वंश की जो नींव होती है वो और भी शक्तिशाली, यानी कि वो और भी सुदृढ़ हो जाती है। ठीक, ये तो रहे उसके परिणाम इन दोनों युद्ध के। फिर उसके बाद में क्या होता है समझिए। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेनिदी राय को क्या क्या उनको भी हराया। यहाँ पे एक युद्ध और होता है, सो समझिएगा। (1528) देखिए सारे डेट एक जैसे ही हैं। देखो 1526, 1527, 1528। ठीक है, अब 1528 को जानते हैं, फिर एक और आएगा 1529। तो सबसे पहले यहाँ 1528 में क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है। अब ये समझिए कि चंदेरी का युद्ध किसके मध्य होता है। तो ये जो युद्ध होता है ये होता है बाबर और मेनिदी राय के मध्य होता है। ठीक है, ये जो युद्ध होता है मेनिदी राय के मध्य होता है, बाबर के मध्य होता है। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध, जो डेट क्या था? 1528। ठीक है, ये जो युद्ध होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें भी बाबर को ही विजय मिली और इसमें भी बाबर को ही विजय मिली। और पानीपत के युद्ध में तो जानते हो बाबर ही जीता था। अब समझ सकते हो कि तीनों लगातार युद्ध में बाबर क्यों जीत रहा है, क्योंकि उसकी जो सेनाएं थी वो काफ़ी अच्छी थी और उसका श्रेय बाबर को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी सेना को बहुत ही मजबूत बना दिया था। उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो इस कंडीशन में ये मुमकिन नहीं था कि बाबर पराजित होता, हार जाता। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ? फिर यहाँ पे 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। फिर इसमें क्या होता है? बाबर जीत जाता है। और फिर एक घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। समझिए, घाघरा का युद्ध होता है, ये भी होता है बाबर 1529 में हुआ। किसके मध्य हुआ? ये होता है जो सरदार थे, सरदार और बाबर के मध्य। अफगान के सरदार जो थे उनके मध्य हुआ और बाबर के मध्य हुआ। और इसमें भी क्या होता है? इसमें भी बाबर क्या होता है? जीत जाता है। फिर से क्या हुआ? और इस वजह से भारत में मुगल वंश की मजबूती और भी शक्तिशाली हो जाती है और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कितने सारे युद्ध होते हैं? कम से कम 4-5 युद्ध हुए ना इधर। अब आप ये समझो, अब हम आपको डेट बता देते हैं सारे युद्ध का। सबसे पहले तो आपको समझना है देखिए, मैंने आपको बताया 1526। ठीक, फिर इसके बाद में 1527। हाँ, फिर इसके बाद में क्या होगा? 1528 और 1529। कितने युद्ध हुए? 4। ठीक है, अब ये समझते हैं कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ। तो मैंने आपको बताया पानीपत का। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? तो मैंने आपको क्या बताया? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ। फिर 1528 में घाघरा का युद्ध होता है, नहीं सॉरी, यहाँ चंदेरी का युद्ध होता है।
फिर उसके बाद में यहाँ पे घाघरा का युद्ध होता है। ठीक, यानी आज आप लोगों ने 4 युद्ध के बारे में पढ़ा है और इन 4 युद्ध में मैंने आपको बताया कि 4 युद्ध किसके किसके मध्य हुए और इसमें जीत किसकी हुई, यानी सफल कौन रहा, तो बाबर रहा। और क्या परिणाम निकला इन सारे युद्ध का, तो मैंने आपको बताया। इससे राजपूतों की शक्तियाँ खत्म हो गई, वो दिल्ली पे उनका जो सपना था अधूरा रह गया कब्जा करने का, और इससे क्या हुई, मुगल वंश और भी मजबूत हो गया इन युद्ध के वजह से। हाँ, फिर अब समझ गए आप लोग युद्ध। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, लिखी गई है। फिर यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे तुर्की बाबर ने एक तुजू के बाबरी करके अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर जो था वो बाग बगीचे का कलम का बहुत अच्छा क्या था, वो प्रेमी था। बाबर को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझिए। और यहाँ पे उनकी एक पुस्तक आती है तुजू के करके, तुजू ए बाबरी। ठीक है, यहाँ पे एक उनकी पुस्तक है, किसकी, ये आत्मकथा है और ये बाबर ने खुद ही लिखा है। ठीक है, उनकी पुस्तक है तुजू के बाबरी करके, बाबर की, और ये बाबर ने स्वयं ही लिखा है अपनी आत्मकथा। ठीक है, और यहाँ पे इनकी इस पुस्तक को इनको बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबरनामा, ये जो बाबरनामा कहा जाता है ना, इसका अनुवाद फारसी में किया गया है, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इस वजह से इसे बाबरनामा भी कहा जाता है इनके इस आत्मकथा को। और मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा गया तुजू के बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है और बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा है, क्योंकि वो एक कि कवि, साथ साथ में वो कवि भी थे। यूँ कहे तो बाबर वो साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे और उन्होंने इस वजह से अपनी आत्मकथा उन्होंने खुद ही लिखा है और उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, और उनके इस पुस्तक को तुजू के बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है और इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी में क्या अनुवाद किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, 26 दिसंबर 1930 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब? 26 दिसंबर 1930 को क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में इनका जो शासनकाल होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे, अब आएंगे कौन, अब आएंगे बाबर के पुत्र, कौन, हुमायूं। ठीक है, तो ये जो हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि दोस्तों मैंने जो भी कुछ भी पढ़ाया आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम उसे पुनः बताने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।